मैं प्रफुल्ल साहब आपके पास आऊं, उससे पहले मेरे दर्शक पूछ रहे हैं हम, और ये इंपॉर्टेंट बात थी। आज उमर खालिद साहब का केस था, मतलब 5.5 साल से ये एक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। ये बेल के ऊपर इतनी लंबी बहस मैंने नहीं सुनी थी। बेल पे आज फिर बहस कंटिन्यू रहेगी, आज फिर बहस, फिर कल चालू रहेगी। ये बेल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो कायदे से 2 मिनट का काम होता है, या तो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उस पर बहस पे बहस। अच्छा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट नहीं हो रहा है, केवल टाइम गुजारा जा रहा है, केवल टाइम गुजारा जा रहा है। और जो भी कारण हो, क्योंकि उमर खालिद की बेल अभी तक मंजूर नहीं हुई है। आप प्रफुल्ल साहब बैठे हुए हैं, आप चूंकि बंगाल को भी उतना ही समझते हैं जितना बिहार को। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव बीजेपी की दृष्टि से है, जो उसको लगता है कि वो उसके विद इन स्ट्राइकिंग रेंज है, वो उसको निकाल सकता है, वो है बंगाल। लेकिन बंगाल और बिहार में एक बहुत बेसिक फर्क यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार थी, बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, और ममता बनर्जी जी भी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करने में कोई पीछे नहीं है। तो वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को ठीक से समझती हैं, एक एक मैनेजमेंट करती हैं। ऐसे में बीजेपी पूरे, जिसको कहते हैं ना, पूरे प्राण प्रण से लगेगी। ईडी, सीबीआई, इन सब के अलावा एक नया अब उनको एक और मिल गया है, इलेक्शन कमीशन। पहले भी था लेकिन अब ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन। इन सबके साथ थोड़ा बंगाल के बारे में बताइए कि क्योंकि बिहार के में इतनी बड़ी जीत के बाद उनका उत्साह तो ज्यादा है ही, विपक्ष का कितना हतोत्साहित है या कितना मनोबल टूटा है वो तो विपक्ष वाले जाने, लेकिन बीजेपी के लिए क्या वहां है। और अभी नीतीश का जो ये इनिंग है, धनंजय जी तो कह रहे हैं कि नहीं हटाएंगे। मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक बात का इंतजार करेंगे कि नीतीश कुमार जी की अगर तबीयत, अगर उनका ये वाला ना भी हो, तो 74-75 साल के आदमी की तबीयत तो खराब हो ही सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति का वो इंतजार करेंगे कि जैसे ही वो मनाएंगे कि तबीयत खराब हो, और उस तबीयत खराब को आगे बढ़ा के तब उनको हटाएंगे। उनको पॉलिटिकल कारणों से नहीं हटाएंगे, उनको हरदम देखिएगा किसी मेडिकल कारण के ही साथ हटाएंगे, और बीच में देखें क्या होता है। तो बंगाल का भी थोड़ा एक हमारे दर्शकों को बता देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रफुल्ल साहब जी, नमस्कार सभी को। पहले जरा बिहार की बात करते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि जो सवाल आपने किया है कि कितने दिनों तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, मैं इस सवाल को जरा पलटता हूं। मुझे लगता है कि सवाल को इस तरह भी किया जाना चाहिए या किया जा सकता है कि बिहार की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी कितने दिनों तक भागीदार बनी रहना चाहेगी, कितने दिनों तक साझीदार रहेगी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता को गंवाना चाहेगी, उस दिन वो नीतीश कुमार जी से छेड़छाड़ करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी इतने दिनों में वो भी जानते हैं इस बात को, जैसा धनंजय सर ने भी कहा, वो इतना जानते हैं नीतीश कुमार जी कि वो अपना वैकल्पिक रास्ता, प्लान बी वो भी तैयार रखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी प्लान बी तैयार रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत ये है इसमें बिहार में कि उनका कोई सुदृढ़ और नीतिज्ञ नेता नहीं है जो राजनीति को अंजाम दे। जो कुछ होना है उनका वो दिल्ली से होता है, और वो दिल्ली दूर पड़ जाती है। कोई भी जो जेडीयू के साथ जो भी लोग हैं बिहार की राजनीति में जिनका स्टेक है, वे कोई भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के पहले 25 बार सोचेंगे। वे नीतीश कुमार को अपनी प्राथमिकता में रखेंगे, पहले तो मुझे ये लग रहा है। दूसरी बात ये कि अगर जिस तरह से चुनाव हुए हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर बुलडोजर से मकान गिरा दिया गया हो, जोगी जी के राज में जैसा होता है, उसके बाद मकान गिर जाने के बाद हम उस मकान में व्यवहारिक उपयोग में लाए गए सीमेंट की क्वालिटी पर बात कर रहे हैं कि किस तरह के सीमेंट की क्वालिटी लगाई गई। यह नहीं लगाया गया होता तो वह होता, वह न होता तो वह होता। अगर यह पहला कारण है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है, फ्री एंड फेयर वातावरण नहीं दिया है, पक्षपात किया है, तो और सारे कारण पर विचार करना बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। उसका कोई कारण ही नहीं बनता है कि 10% 10,000 दिया कि 12,000 दिया कि क्या दिया। क्योंकि अगर मनुष्य ने वोट दिया होता तो उसका विश्लेषण हम अलग तरीके से करते, लेकिन मशीन के वोट का हम क्या करें। अगर कितना ही अच्छा होता ये, अगर मनुष्य के वोट से बात होती, तो जैसा धनंजय सर कह रहे थे, उस सवाल का जवाब मेरी तरफ से होता हाँ। क्योंकि बिहार में सवर्णवाद की नहीं, नागरिकवाद की राजनीति शुरू हो गई होती, और ये एक बहुत बड़ा कदम होता।
क्योंकि सवर्णवाद का राजनीति भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है ऐतिहासिक रूप से है, जितनी कि गैर सवर्णवाद की राजनीति ने देश को लोकतांत्रिक वातावरण को खतरा पहुंचाया है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। आखिर 20 साल 25 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं वहां, और लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, सबको जोड़ रहे हैं तो 35 साल के लगभग में इनका शासन है। सामाजिक न्याय की गाड़ी कितने स्टेशन को पार की है, उसकी पटरी कहां तक बिछी है, ये हम सबके सामने है। मुख्य बात यह है कि आप ही के कार्यक्रम में, आप ही के चैनल पर कभी मैंने यह अपील की थी, जब बिहार चुनाव की घोषणा हुई भी नहीं थी तब, कि बंधुआ मतदाता बनने से मतदाताओं को बाहर निकलना चाहिए। लेकिन उसका आशय तब होता, ये तमाम बातें तब सही होती जब मनुष्य ने वोट दिया होता। ये चूंकि मनुष्य ने वोट नहीं दिया है, मनुष्य का इसमें कोई अंशदान नहीं है, इसलिए मैं धनंजय सर के सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे सकता हूं कि क्या भारत में, बिहार में कम से कम लोकतांत्रिक तरीके की नागरिक लोकतंत्र शुरू हुआ है या जातिगत लोकतंत्र भी है ही। लेकिन जाति एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और बिहार में ये एक बड़ी सच्चाई है और अधिक बोल्ड दिखने वाली सच्चाई है। अब देखिए पूरे के पूरे जाति के कंपोजिशन को देखिए, अपने को ओबीसी कहते हुए नहीं आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन उनके मंत्रिमंडल की ही संरचना देख लीजिए, मंत्रिमंडल की संरचना छोड़ दीजिए, उनके निर्णयों को देख लीजिए। आखिर अगर आप जब गरीब गुरबा का भला करते हैं तो जाहिर है कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, एक्सेस आप जो देते हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाते हैं, उसको मैं कोई काम नहीं मानता हूँ। वो कोई राजनीतिक काम नहीं है कि आपने एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी, 10,000 रुपया किसी को दे दिया, यह कोई आपकी सफलता नहीं। आपकी सफलता तब होती जब किसी को आप 10,000 रुपया अर्जन करने के काबिल बना देते। यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग अगर होती तो उसको मैं राजनीतिक काम, गवर्नेंस का काम मानता। एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना कोई वो काम नहीं है, वो गवर्नेंस का काम नहीं है। वो तो एक तरह की घुमा फिरा करके काम चलाऊ काम है, महत्व है उसका, लेकिन उसका वह महत्व नहीं, राजनीतिक महत्व नहीं है, राजकीय महत्व नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये है कि उन्होंने ये जो किया है बिहार की राजनीति में और सभी जगह, अभी आप चर्चा कर रहे थे और कई महत्वपूर्ण लोगों के चुनाव हार जाने की चर्चा कर रहे थे। मनमोहन सिंह का चुनाव हारना और जो हमारे सिन्हा जी बिहार में जनसुराज पार्टी से जो चुनाव हारे हैं, दोनों एक ही नहीं है। हमने शुरू में ही कहा था कि जनसुराज, आपके यहाँ भी कहा था कि जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर एक डस्ट क्लाउड है, और इसका गुबार के अलावा कुछ नहीं है, उनमें एक बूंद पानी नहीं है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के बल पर, बहुत पहले राजन यादव ने एक कहानी लिखी थी, एक संपादकीय लिखा था कि एक संसदीय चुनाव लड़ने में इतना पैसा होने से खर्चा हो जाता है। तो उन्होंने अपने हिसाब से कहा था कि उस समय में कि 500 करोड़ रुपया अगर हमारे पास हो तो पूरे भारत सरकार को हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। गणित इतना आसान नहीं है, पैसे का असर है। मैं फिर आ जाता हूं अपनी दो बिंदु पर, आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे। अमरकांत जी की एक कहानी है जंजीर, आप ही के उत्तर प्रदेश में थे अमरकांत जी। जंजीर में होता है, संक्षेप में बताता हूं कि एक मित्र जो प्रेस में काम करता है और अपने किसी बाहरी मित्र के गले में एक सोने की जंजीर देखकर खुशी व्यक्त करता है, तो उस मित्र ने उसके गले में वो जंजीर डाल दी, कहा कि पहन लो कुछ दिन। तो उन्होंने उसको पहन लिया और रात में जब सोने लगे तो तकिया के नीचे रख करके वो सो गए। सुबह में जंजीर गायब थी, तो उन्होंने बड़े उदास थे। तो उनके मित्र ने पूछा, बुद्धिमान मित्र ने, कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि इस तरह से जंजीर खो गई, कहाँ रखा था? तो तकिया के नीचे से। तो उससे भी बुद्धिमान आया, उन्होंने कहा कि अरे क्या हुआ, कहाँ रखा? तो उन्होंने कहा कि तकिया के नीचे क्यों रखा था, इसे तो अलमारी में रखना चाहिए था। जब उनसे ही बुद्धिमान आया, उन्होंने पूछा कि कहाँ रखा था भाई? तो उन्होंने कहा अलमारी में रखा था। बोले अलमारी में कोई रखता है, इसे ड्रॉर में रखना चाहिए था। जब उनसे भी बुद्धिमान दोस्त आए तो उनको कहा ड्रॉर में रखा था। उन्होंने कहा अरे बेवकूफ, सोने की जंजीर को तकिया के नीचे रखकर सोना चाहिए था। यानी कि विक्टिम ब्लेमिंग हमारा बहुत ही लोकप्रिय खेल होता है। जो दोषी हो जाता है उसको हम तुरंत, जो हार जाता है उसको हम तुरंत विक्टिम को हम बता देते हैं कि तुम्हें ये दोष था, जिसकी सबसे शिकार होती हैं महिलाएं और बच्चे, इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। अब मैं आता हूं पश्चिम बंगाल पर। देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है, यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां, यानी पश्चिम बंगाल का जो अपना जातीयता बोध है, इस जातीयता का अर्थ यहाँ पर जाति व कास्ट नहीं है बल्कि नेशनलिटी है। तो यहाँ पर जो जाति और जातीयता का जो अंतर है, उस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो पश्चिम बंगाल में जो रियलिटी है, जो कास्ट रियलिटी नहीं बल्कि जो नेशनल रियलिटी है, इनका जो अपना जो बोध है, राष्ट्रीयता बोध है,
वो इसको हम लोग कहते हैं, कभी अगर कह देते हैं कि ये उपराष्ट्रीयता बोध है, सब नेशनलिटी सेंस है, तो इससे वो लोग खफा हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, हमारी राष्ट्रीयता तो यही है। यहाँ पर दो शब्द चलता है, भारत की राष्ट्रीयता के लिए वो राष्ट्रीयता का इस्तेमाल करते हैं और अपने बंगाल के संदर्भ में वो जातीयता का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो केंद्रीय पार्टियां हैं उसके लिए पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जमीन दलदल है, जितना जोर लगाएंगे उतना धंसेंगे, एकदम सीधी सी बात है। कांग्रेस यहाँ क्यों जोर लगाई, धंसी, क्योंकि कांग्रेस जोर लगाती रही सेंट्रल पार्टी की तरफ। आपको याद होगा कि इनके अंतिम नेता प्रियरंजन दास मुंशी वगैरह जो थे उस समय में काफी जोर लगा रहे थे, जितना जोर लगा रहे थे उतना दलदल में आदमी धंसता जाता है। सीपीएम क्यों डूबी, बहुत से कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण है कि यहाँ के बंगाली समाज को ये लगने लगा कि सीपीएम को प्रकाश कारात चला रहा है, ज्योति बसु नहीं चला रहे हैं। अलीमुद्दीन स्ट्रीट से आप जानते हैं, अलीमुद्दीन जो पश्चिम बंगाल में सीपीएम का मुख्यालय है, वहां से नहीं चल रहा है, हमारी भावनाओं को नहीं सुना जा रहा है। एक भी पश्चिम बंगाल का एक भी नेता इस पक्ष में नहीं था कि इनको हमारे जो सोमनाथ दा को रिजाइन करना चाहिए या उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, लेकिन निकाल दिया गया। जैसे ही पश्चिम बंगाल के लोगों को लगा कि हमें कोई अन्य फोर्स निर्देशित कर रहा है जो हमारी जातीयता के बाहर का है, यहाँ की सीपीएम की राजनीति जो है ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गई। ये चाहते हैं ना, आपको पिछला सीन याद है, पिछली बार जब लोग जीते थे, जो तृणमूल से विद्रोह करके गए थे, किस प्रकार सिर मुड़ा करके और नहा करके पानी डलवा करके तृणमूल में वापस आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर बहुत आसान होगा कि मुश्किल होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर एरिया है, बटा था पूरा भारत लेकिन कटा था सिर्फ पश्चिम बंगाल और पंजाब, और पश्चिम बंगाल की संवेदनाएं बहुत तीव्र है। यहाँ अभी भी बांग्लादेश से आने जाने का रिश्ता लगा हुआ है। अभी शेख हसीना को जिस ढंग से हुआ है फांसी की सजा पश्चिम बांग्लादेश के कोर्ट से हुआ है, उसका असर पूरे भारत में एक विचार का विषय है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये संवेदना का विषय है। जो भी इसके पक्ष या विपक्ष वो अलग बात है, लेकिन जिस किसी को ये प्रभावित कर रहा है उसको संवेदित कर रहा है, यह विचार का विषय नहीं है। हमारी सीमाएं भी वैसी हैं, इसलिए जब ये SIR वगैरह तब तक सब सही है जब तक ये नाम कटने की घोषणा नहीं हुई है। नाम कटने की घोषणा हो भी जाए, ये वो कर भी लें, तो यहाँ पर जीतना और चलाना बहुत मुश्किल होगा। कि पश्चिम बंगाल और असम में, भुवनेश्वर में थोड़ा सा अंतर तो है, ये उतना ही कठिन है जितना कि दक्षिण भारत में इनका प्रवेश। इसलिए देखिए कि अभी क्या होता है। दीदी की अपना जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वह भी बिहार से भिन्न है, क्योंकि बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, यहाँ 28 के आसपास मुस्लिम आबादी है, जो बहुत बड़ी आबादी है। और जो परिवर्तन चाहते हैं वो सब पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग नहीं हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनमें से अधिकांश चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आए। यहाँ की सांप्रदायिकता का मिजाज और उसके साथ उनका व्यवहार एक भिन्न तरह का होता है। बहुत सारी बातें जो ऊपर से नहीं दिखती है, क्योंकि पोशाक में हर आदमी सुंदर दिखता है, पोशाक के नीचे की कथा तो एक ही होती है। यहाँ की राजनीति में भी पोशाक के नीचे की कथा एक ही है, लेकिन उसमें भी कुछ फर्क तो है सर। जी जी जी